नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए, झारखंड तुरंत अलग हुआ था, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, खजाना खाली था। जिस तरीके का घोटाले का जो परिपाटी थी बिहार में, खजाना भी खाली था। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपने विजन से बिहार के विकास को गति दी। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी जो है बिहार में होनी बाकी है और नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे पहली चुनौती आपको बिहार में इन्वेस्टमेंट की कमी है, बाहर से कंपनियां आ नहीं रही हैं, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है, पलायन की वही स्थिति है। हमने हाल ही में देखा बाढ़ से लोग त्रस्त हो गए, वही स्थिति है। तो ये सब जो है, शिक्षा का स्तर जो है अभी तक नहीं सुधर पाया है, पेपर लीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसपे नीतीश कुमार चाह के भी रोक नहीं लगा पाए। तो देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर सारी पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार लगातार 17-18 सालों से, 19 सालों से मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सामने कितनी चुनौतियां आएंगी, क्योंकि कई तरह के नए दल जो है निर्माण हुए हैं बिहार में। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, मृत्युंजय कुमार हैं और राजनीति की पूरी समझ रखते हैं, काफी लंबे अरसे से राजनीति को, बिहार की राजनीति को समझते आ रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बिल्कुल, हम भी जो मगही न्यूज के दर्शकों को अभिवादन करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार, एक तो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि बिहार विधानसभा के 2005 से लेकर के जितने चुनाव, फैक्टर नीतीश कुमार ही रहे। इस बार भी एक सिंबॉलिक फैक्टर वही रहेंगे। अब कहने के लिए आप जो कह दे लो कि चले जाएंगे या उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, ये हो गया, लेकिन चर्चा के केंद्र बिंदु में रहेंगे तो नीतीश कुमार ही। इससे कोई मतलब गुरेज नहीं है मेरे हिसाब से। आप भी देखते होंगे राजनीति को, आखिर दिन रात तो उसी पर चर्चा हो रही कि नीतीश कुमार जाएंगे, बीजेपी रखेगी नहीं रखेगी, चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार की हो रही है। ये एक नीतीश कुमार के लिए प्लस पॉइंट है। दूसरी, उनका तो भाग्य तभी खुल गया जब केंद्र में नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की जरूरत पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार को कोई खतरा नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब काम की बात आप करोगे, जब काम देखोगे, तो ये तो तय है ना कि देखिए बिहार में कोई त्रिकोणात्मक गठबंधन बन नहीं रहा उस तरह का जो होना चाहिए था। क्या आप देख रहे हो ना, जो एक वाइटल टाइप का, एक तो महागठबंधन है और दूसरा एनडीए है, ध्रुव तो दो ही बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अभी भी नीतीश कुमार का जो ग्राफ है इतना नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि आप एनडीए के, आप देखो ना, 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, क्या परिणाम आए। और तेजस्वी यादव युवा होते हुए उतने धारदार नहीं दिख रहे कि जनता के मुद्दे को लेकर के सड़क पर आए, पूरी रणनीति के तहत कैसे सरकार को घेरे। ये चीजें जो नहीं हो रही है, लगता है विपक्ष जैसे गौण सा हो। अब इतना बड़ा बाढ़ आया, कहीं हमने नहीं देखा तेजस्वी जी बाढ़ राहत में चले गए, लोगों के बीच में एकदम उनकी दुख दर्द को देख रहे हो या बांट रहे हो। एक मुझे आरजेडी में एक बड़ी कमी दिखती है। भावनात्मक मुद्दे तो खूब उठते हैं। आप देखो फतेह बहादुर सिंह कल तक क्या बोल रहे थे, एक जो अगला पिछड़ा, ये सब कार्ड तो खूब चलता है, लेकिन जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जिस पे कैसे घेरा जाए सरकार को। अब एक स्मार्ट मीटर का आपने लिया, हमने नहीं देखा कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस तो सड़क पर उतर गई स्मार्ट मीटर को लेकर, लेकिन इनका तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब जहां आप देखो कोई बड़ा इशू लेकर के नीतीश कुमार को घेरे तब ना कोई बात बने। लेकिन अगर इस परिपाटी एक मीटर, बिजली का मीटर और ये अगर इशू बनेगा तो बड़े बिहार की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। कई चुनौतियां हैं भैया, हम एक एक करके बात करेंगे सारी चुनौतियों पे। सबसे पहले चुनौती यह है कि नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए, झारखंड तुरंत अलग हुआ था, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी,
खजाना खाली था, जिस तरीके का घोटाले का जो परिपाटी थी बिहार में, खजाना भी खाली था। लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपने विजन से बिहार के विकास को गति दी। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी जो है बिहार में होनी बाकी है और नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे पहली चुनौती आपको बिहार में इन्वेस्टमेंट की कमी है, बाहर से कंपनियां आ नहीं रही हैं, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है, पलायन की वही स्थिति है। हमने हाल ही में देखा बाढ़ से लोग त्रस्त हो गए, वही स्थिति है। तो ये सब जो है, शिक्षा का स्तर जो है अभी तक नहीं सुधर पाया है, पेपर लीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसपे नीतीश कुमार चाह के भी रोक नहीं लगा पाए। तो ये सब तो चुनाव में चुनौती बन सकती है ना। देखिए बिल्कुल, आप तो जितने मुद्दे आपने गिनाए वो तो 5 में भी था, 10 में भी था, मतलब 10 के चुनाव में भी ये मुद्दे अंकुश नहीं लग पाया। 15 में भी यही हाल हो गया जब लालू के साथ थे, वही सेम ढर्रा चला। 20 में भी इनके प्रकार सरकार बन गई, आपने देखा जैसे बनी। तो कहने का अर्थ है कि जनता अब जो इधर करीब 2014 से के बाद की या 2010 के बाद की राजनीति को अगर आप गौर से देखें, देश से लेकर के अपने स्टेट तक भावनात्मक मुद्दे ज्यादा मतलब कि उठाए जा रहे हैं, चाहे कोई भी दल हो। आम जनता से सरोकार, और आम जनता भी इन मुद्दों को लेकर के ये नहीं है। पेट्रोल को लेकर के कोई व्यक्ति सड़क पे नहीं आ रहा है, कोई आंदोलन नहीं हो पा रहा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको लेकर के आगे बढ़ रही। तो ये मुद्दे अब बटेंगे तो कटेंगे। अब ये मुद्दे भावनात्मक मुद्दे हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये भावनात्मक मुद्दे हैं। अब अंबेडकर वाली इशू को देख लो, कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं कि मतलब कि जो बोलने का लहजा था, बोलने का सीक्वेंस में वो बोल के चले गए अमित शाह, लेकिन हो गई राजनीति। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी उसका सोना वालू और ये सब कई चीजें बीजेपी भी निकाल रही थी। तो ये अब एक तरह से मुद्दे को लपकने की होड़ है। और अब जिस तरह से नीतीश कुमार के विजन, वास्तव में कई ऐसी चीज है, आपने सही कहा कि पलायन है, और सबसे बड़ी बात है कि पलायन तो रुका ही नहीं, चाहे नीतीश कुमार ने कितने भी सड़कें चमका ली, पलायन नहीं रुका, चूंकि रोजगार के माध्यम बने नहीं। चीनी मिलें बंद पड़ी है, बिहार की कौन सी चीनी मिल चालू? जितनी तेजी से सड़कें बनी उतनी तेजी से आवागमन भी मजदूरों का बढ़ गया। हाँ, आवागमन भी बढ़ गया मजदूरों का। वो सारे लोग देखिए, यहां तो थोड़ा सा नस्ल में भी बस गया है। पलायन बिहार का आज का इशू नहीं है। काला पानी की सजा देने अंग्रेजों के जमाने में जो मॉरिशस गए, फलाने गए, चिलाने गए, और मैं देखता था हमारे गांव को कई लोग कलकत्ता जाते थे, आज से नहीं, मैंने जब से पैदा लिए तब से देख रहे हैं कि कई लोग कलकत्ता में नौकरी करके वहीं बस गए, दिल्ली में जाके बस गए। कोई आज नहीं, कलकत्ता में तो बहुत पहले से मैं देखता था हमारे गांव के लोग, बड़े चूंकि नजदीक था, इधर से 400 किलोमीटर है, तो काफी संख्या में लोग वहां पलायन करके जाते हैं। आप चले जाओ बरबीघा साइड से या किसी भी इलाके में, उस इलाके में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पलायन एक तरह से नीति है, नीति सी बन गई है। शिक्षा उस तरह से बना नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार ने इतना काम किया, लेकिन हुनर को पैदा करने, जैसे नरेंद्र मोदी का स्कीम आया तो हुनर पैदा करने के लिए, लेकिन वो कारगर धरातल पे, जमीन पे, सरजमी पे वो मतलब पूरी तरह कारगर नहीं हो। कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, उसको कैसे कुशल कारीगर बनाना है। आप देखो, आपको जान के बिहार के सारे मजदूर कई अपार्टमेंट, कई फ्लैट, कई व्हाइट क्या क्या नहीं कर रहे, टाइल्स लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं, पूरे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट, उनको कोई हुनर सिखाया नहीं गया, उन्होंने सीखते सीखते अपना हुनर सीखा। तो जिस राज्य में हुनर ही पैदा नहीं हुए, हुनर पैदा होता तो रोजगार भी सृजन होता, स्वरोजगार सृजन होता, लेकिन हुनर पे वर्क नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ये मेरा अपना सोच। अब आते हैं एक और चुनौती जो है नीतीश कुमार के सामने, पॉलिटिकल जो चुनौतियां हैं, जैसे प्रशांत किशोर आ गए नए पार्टी को लेकर के, उन्होंने चुनाव में भी चुनौतियां दी, हालांकि जीत गए सीट, ये अलग बात है। अब आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बना ली है आशा, एनडीए से अलग हो गए हैं पशुपति पारस। ये लोग मिलके तो कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं।
अगर इंडिविजुअली भी अगर इन लोगों को हम अगर देखें, चलिए तीनों इंडिविजुअली चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो नीतीश कुमार की पार्टी को ही देंगे, बीजेपी को ही देंगे। देखिए, नुकसान तो मैंने देखा कि लालू जी की पार्टी को भी हुआ प्रशांत किशोर की वजह से। बेलागंज सीट को देखिए, 17,000 वोट मायने रखता है। अगर किसी पार्टी ने अगर 17,000 वोट ले लिया, किसका वोट लिया? एम और भाई इमामगंज में बड़ी मुश्किल से जीती। इमामगंज में बड़ी मुश्किल से जीता, क्योंकि इमामगंज में उसने भी करीब अच्छा वोट, जितेंद्र पासवान थे, उन्होंने अच्छा वोट काट लिया। आरोप भी लगा चिराग पासवान पे कि आप वहां गए नहीं, गए नहीं जातिवाद, तो बड़ी बमुश्किल किसी तरह जीत पाए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार को ही डैमेज करेंगे। आरसीपी सिंह, देखिए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के जीवित रहते, जहां तक मेरा अपना मानना है, आप नालंदा चले जाओ, क्योंकि नालंदा नीतीश कुमार का भी गृह जिला है और आरसीपी सिंह का भी गृह जिला है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो जज्बा नीतीश कुमार के नाम का है, वो भी आरसीपी नहीं बना पाए। खुद उनके गांव में भी कितना नहीं बना पाए, ये हम भी मानते हैं। लेकिन नुकसान अगर 1,000 वोट का भी देंगे तो वो किसको देंगे? देखिए, नुकसान 40 सीट पे चुनाव लड़ने की बात भी उन्होंने की है। 140 सीट पे कैंडिडेट अगर खड़ा करेंगे, वो वोट तो कहीं ना कहीं जदयू से ही जुड़ा होगा। देखिए, आज के डेट में प्रशांत किशोर अगुआ लपक के बाहर आ गए हैं। अब मुझे लगता है कि जिस तरह की अपनी वोट का ही सोशल उन्होंने कर लिया, अब जैसे होगा क्या कि अब जो महागठबंधन को वोट नहीं करेंगे, इनको वोट नहीं करेंगे, वो तीसरा ऑप्शन में किसे चुनेंगे? प्रशांत किशोर। थर्ड ऑप्शन एक प्रशांत किशोर तो बन गए, इसमें कहीं दो नहीं। ऐसा बड़ा तबका है जो दोनों को पसंद करते हैं बिहार। लेकिन इसमें आरसीपी और वो जो है पशुपति पारस, ये कोई बड़ा गेम चेंजर बन जाएंगे? मुझे नहीं लगता। बड़ा गेम चेंजर नहीं बनेंगे पशुपति पारस, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, 243 सीट पे संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, अगर बना लिए तो चिराग पासवान को तो नुकसान दे सकते हैं। चिराग पासवान को नुकसान होगा तो भी नुकसान एनडीए को होगा। सिर्फ चिराग पासवान को कुछ इलाकों में नुकसान दे सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। ऐसे रूपौली जो इलाका उनका है, खगड़िया, जहाँ पर्वता जो इलाका जो है ऑलरेडी, जहाँ से रामविलास पासवान का पैतृक गांव है, उन इलाकों में हो सकता है कुछ सेंटिमेंटल चीजें सामने आए। लेकिन चिराग के स्ट्राइक रेट को तो आप देखे ही हैं, मतलब आज के डेट में उनको एस्टेब्लिश तो हो ही गए चिराग। इसमें तो सभा में स्ट्राइक रेट इसलिए बढ़िया रह गया कि वो गौन थे। हाँ बिल्कुल, ये हम मान लिए इस बात को। लेकिन देखिए, मेरा अपना जो यहाँ तक है, आप देखे हुए कि कई इन 20 सालों में बिहार में कई राजनीतिक दल आए, उठे, बैठे, गिर गए। अब पारस जी के सामने भी तो बड़ी चुनौती है ना, कुनबे को समेटना ही मामूली बात है। उनका सारा जो मेन ढांचा था वो तो लेके चले गए चिराग पासवान, ऑफिस तक लेके चले गए। अब सरकार का कोई मदद तो उनको बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, और जिस उम्र के पड़ाव में है वो, क्या आपको लगता है कि जनमत जुटाने के लिए सड़कों पर घूम सकते हैं? उतना पोटेंशियलिटी है, प्रशासनिक कोई अथी है उनके पास, तो वो हम मानते। देखिए, ऐसा नहीं कि घर का बेटी है, घर का कोई व्यक्ति है तो वो नुकसान न दे, लेकिन इतना बड़ा नुकसान मुझे नहीं लगता नहीं दे पाए कि मैंने सरकार ही न बन पाए। अब आते हैं अंतिम और बड़ा सवाल। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि 2025 में बिहार में नेता कौन होगा, इसका फैसला जो है बाद में किया जाएगा, जब बैठक होगी तब एनडीए की, तब उसमें हम लोग फैसला कर लेंगे। अगर ऐसा रहता है कि नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे, नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे, तो वो बोल देते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मतलब निकलता है इस बात का। मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ चीजें चर्चा के लिए छोड़ दी जाती है कि जैसे अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उन्होंने जरूर कहा कि अभी ये इसको पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, वो देखता है, हम इसमें बोलने की स्थिति में नहीं है, ये अमित शाह जी ने कहा। तो एक तीर से दो निशाने उन्होंने कर दिए। एक तो मैसेज दे दिया आप मीडिया को कि चलो भाई अब इसी पर खबर चलाओ। आपको क्या लगता है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं दिन रात इसी पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिलहाल। अब एक चीज बताइए,
क्या ऑप्शन है बीजेपी के पास? नीतीश कुमार को नेग्लेक्ट करके कैसे आप मरे कर लोगे? आप बताओ तो 12 सांसद के बिना आपकी सरकार कहां रहेगी? वो मतलब एक फेंक दिया, चर्चा हो रही है, पूरे बिहार की राजनीति गर्मा गई उसी एक चीज पे, एक चुप्पी पे। मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार को आखिर कैसे छोड़ पाएंगे? तोड़ने की राजनीति करोगे तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा क्या इसका? अब क्यों बीजेपी करेगी तोड़ने की? अब उसको क्या दिक्कत है नीतीश कुमार? चल रहा है, नीतीश कुमार से उनको दिक्कत क्या है? हमको तो लगता कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका काम अपना चल ही रहा है, एक स्टेट में सरकार चल ही रही है। नीतीश कुमार क्या बिगाड़ क्या रहे हैं? अगर उनके बारे में कह रहा है विपक्ष की, अब अच्छा एक चीज बताइए, बीजेपी के नेता पर कोई कुछ बोलता है जितना टीका टिप्पणी नीतीश कुमार पे होता है कि याददाश्त भूल गया या दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं, तो फलना हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन बीजेपी को इससे क्या घाटा है भाई? अगर कह रहा है तो नीतीश जी को कह रहा है, हमको तो कह नहीं रहा। इसलिए आप लिख के ले लो, विधानसभा चुनाव तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। 2025 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। बनेंगे नहीं, इस पे मैं नहीं कह रहा हूं, चेहरा यही होंगे। बनना नहीं बनना वो तो सीट पर डिपेंड करेगा। ये आप कैसे कर सकते हो? अब तेजस्वी को कहीं ज्यादा सीटें आ जाए, पूरी बहुमत के साथ आ जाए तो चेहरा नीतीश कुमार, चेहरा तो एनडीए के नीतीश कुमार होंगे ही होंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस पे अभी हम कैसे कर सकते हैं या कोई भी कैसे कर सकते? तो जनता का मत है। जनता का मत कहां जाता है, क्या जाता है, उसके बाद में डिपेंड करता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी नीतीश कुमार से पंगा लेने की पोजीशन में नहीं है। इस बात को आप मान के चलो। अभी नीतीश कुमार का साख इतना नहीं गिरा है कि 12 के 12 सांसद उनको छोड़कर चले जाएं। अगर ये कोई गलतफहमी पाले हुए है तो गलतफहमी नहीं ही पालना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। और हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। तमाम जो बातें थी, तमाम जो सवाल थे, तमाम जो चर्चाएं चल रही थी और तमाम जो संदेह हम लोगों के दिमाग में चल रहा था, उस पर हमने मृत्युंजय भैया से बात किया और इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।